हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ से। टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें से हम यूपी बोर्ड 2025 के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। शुरुआत करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। इसके से इंट्रोडक्शन से लेते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, साथ के साथ नोट करिएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बोर्ड 2025 में हेल्प करेगी। ठीक है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है हमारा ये। चलिए शुरुआत करते हैं। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जैसा कि नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम ज्यामिति। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है। तो ये तीन विमाओं मतलब तीन दिशाओं के संबंध में। ठीक है ना। तीन दिशाओं के आधार पर किसी बिंदु की या किसी रेखा की हम स्थिति को समझेंगे। उसके संबंध के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हमने लिया है ये थ्री डायमेंशनल देखिएगा, ये स्पेस है। हमने इसको एक्स एक्सिस माना है, इसको हमने वाई अक्ष माना है और इसको माना है हमने जेड अक्ष माना। इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है। इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप है। इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर के कैप है। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं त्रिविम में किसी बिंदु की पोजीशन। बिंदु से बनेगा बिंदु सदिश, जिसको कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। मान लीजिए हम इस रूम की ही बात करते हैं। इस रूम में किसी कॉर्नर को देखिए आप। मान लीजिए मैं इस रूम में हूं, तो इस रूम में इस वाले कॉर्नर को देखूं मैं, तो यहां से इसको, ये जो कोर है इसकी, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं, इसको मान लो वाई एक्सिस और इसको मान लो जेड एक्सिस। या नीचे वाला कॉर्नर देख लीजिए। ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और जो खड़ा हुआ है वो जेड एक्सिस है। जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है रूम की जिसमें मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, ये कहलाएगा एक्स वाई जेड। क्या? एक्स वाई जेड स्पेस कहलाएगा, है ना। एक्स वाई जेड का अंतरिक्ष कहलाएगा ये। ठीक है। तो मान लीजिए हमने इस स्पेस में कोई पॉइंट यहां पर है मान लीजिए। ठीक है ना। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स पर जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, वाई पर कितना जाना पड़ेगा और जेड पर कितना पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। वो चीज देखेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इसका मतलब है मुझे इस पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए पहले एक्स एक्सिस पर एक्स दूरी चलना पड़ेगा, फिर वाई पर चलना पड़ेगा वाई दूरी, और जेड पर चलना पड़ेगा जेड दूरी। ठीक है ना। या चाहो तो आप इसको ए बी सी मान लो। माना ये ए कॉमा बी कॉमा सी है। ठीक है। तो पहले चलूंगा मैं एक्स एक्सिस पर ए दूरी। मान लीजिए मैंने ये ए दूरी यहां तक है,
ये ए डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये ए। फिर मैं चलूंगा बाई के अलोंग, बाई के अलोंग चलूंगा कितनी, बी दूरी, ये, ठीक है। अब चलूंगा मैं जेड पर ऊपर की तरफ कितना, बताइए, सी दूरी चलना है। तो ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये दूरी रही हमारी सी। अगर इसको मैं एक ऑक्टेंट का रूप दूं, अगर मैं इसको एक ठोस का रूप दूं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये देखिएगा ध्यान से, देखिए इस तरीके से मैं बात कर रहा था इस वाले पॉइंट की, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ठीक है। इसका ऐसे करके वेक्टर मान लीजिए आर वेक्टर है, ठीक। अब इस आर वेक्टर का मान निकालने के लिए इस वाली डायरेक्शन में मुझे ए परिमाण का एक वेक्टर निकालना पड़ेगा और बी परिमाण का इस डायरेक्शन में वेक्टर निकालना पड़ेगा और सी परिमाण का इस डायरेक्शन में वेक्टर निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो पहले बात करता हूं मैं इन दोनों की, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला वेक्टर मिलेगा हमको, देखिएगा ये वेक्टर मिलेगा हमको इस तरीके से। मान लीजिए ये ओ है, ये ए है, ये बी, ये पी पॉइंट है ये हमारा, ठीक है ना। इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, इसको ई मान लें और इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम ओ बी जो वेक्टर बनेगा। तो डायग्राम से देखेंगे फ्रॉम फिगर, बताइए ओ बी वेक्टर कितना है। तो आप बताओगे सर जी ओ बी वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर प्लस ये वेक्टर, दोनों वेक्टर ऐड हो रही है इसमें, तो हम कहेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। बताइए बात स्पष्ट है कि नहीं। हमें ओ बी का वेक्टर निकालना है तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे। तो ओ बी वेक्टर निकाला हमने, ए ओ ए कितना है, आप कहोगे इस वाली डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर है तो ए परिमाण का वेक्टर बनेगा ए आई, क्या बनेगा ए आई, बिल्कुल सही बात है। ए बी का वेक्टर, देखिए इस वाली डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप है तो बी परिमाण का बनेगा बी जे, क्या बनेगा बी जे, फर्स्ट मान लो इसको। अब आइए इस वाले देखिए ये वाला वेक्टर प्लस ये वेक्टर दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमारे यहां से आर निकल आएगा। तो हम कहेंगे ओपी वेक्टर इक्वल टू, अगेन कहेंगे इसको, एक और एडिशन ले रहे हैं यहाँ पे, ओपी वेक्टर इक्वल ओबी वेक्टर प्लस बीसी, बीपी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर प्लस कितना बीपी वेक्टर, ठीक। ओपी वेक्टर हमारा आर वेक्टर है, ठीक। ओबी कितना है, ओबी की वैल्यू हमने निकाल चुके पहले, ए आई प्लस बीजे, ए आई प्लस बीजे,
प्लस बीपी कितना है। देखिए बीपी जो वेक्टर है इस वाली डायरेक्शन में वेक्टर है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है केक है, तो सी परमाणु कितना होगा, सी केक है, बिल्कुल सही बात, सी केक है। ये निकला हमारा आर वेक्टर, यानी बिंदु पी का पोजीशन वेक्टर निकला है हमारे, ठीक है। चलिए अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, परिमाण निकालना चाहें, कितना होगा परिमाण इसका, आर वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है हमें इसका, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या होगा मैग्नीट्यूड इसका, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक, आर वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, इसको मॉड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू कितना होता है, रूट के अंदर, ये बाई में यहां लिख देता हूं, रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बना इसका परिमाण, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात जो आगे इसकी स्टार्टिंग में आने वाली है वो होती है दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, मान लिया हमने ये जो आर वेक्टर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कोई कोण बना रहा हुआ, हमने माना कि माना ये एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बना रहा है और वाई के साथ में ये बीटा कोण बना रहा है, जेड के साथ में ये गामा कोण बना रहा है। अब ये अल्फा बीटा गामा जो एंगल है, इन एंगल की कॉस थीटा निकालना, इन एंगल के लिए कॉस की वैल्यू निकालना, कोज्या का मान निकालना, वो कहलाती हैं दिक् कोज्याएं। क्या कहलाती हैं, दिक् कोज्याएं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं दिक् कोज्याएं। मैं इसको मिटा देता हूं, पहले नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम दिक् कोज्या की। दिक् कोज्याएं, यहां से भी एक 2 नंबर में क्वेश्चन अवश्य बनता है दिक् कोज्या संबंधी, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। क्या होती है डायरेक्शन कोसाइन, कोई वेक्टर है 3D में, कोई वेक्टर है, उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बन रहा है, वाई के साथ में बीटा एंगल बन रहा है, जेड के साथ में गामा एंगल बन रहा है, तो इन अल्फा बीटा गामा का ही जो कोज्या निकालेंगे वही कहलाएगी इस आर वेक्टर की दिक् कोज्या। तो हम आर वेक्टर की दिक् कोज्या निकाल रहे हैं, आर वेक्टर की दिक् कोज्या निकालनी है हमको, दिक् कोज्याएं, ठीक। कैसे निकालेंगे, चूंकि आर वेक्टर ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ, ओ जेड के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बना रहा है, इसलिए आर वेक्टर की दिक् कोज्याएं, आर वेक्टर की दिक् कोज्याएं क्या होंगी, कोस अल्फा कोस बीटा तथा कोस गामा होंगी, ठीक है। इन्हें एल एम तथा एन से
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अतः तो बताइएगा एल का मान कितना होगा? एल बराबर कॉस अल्फा होगा, ठीक। एम बराबर कॉस बीटा होगा और एन बराबर होगा कॉस गामा। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ एबीसी, ठीक है ना। नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए बता देता हूं मैं इसको। चलिए देखते हैं आगे। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का मान कैसे निकालेंगे? देखिएगा अल्फा इस वाले वेक्टर, ये एक ए परिमाण का वेक्टर है और ये वाला आर वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हमारे पास में? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर, ये ओ ए जो वेक्टर है कितना है हमारे पास, बताओ जरा। ये ए आई है कि नहीं? अच्छा, ओ बी वेक्टर कितना है बताइए? ओ बी वेक्टर नहीं बेटा, ए बी वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि ए बी वेक्टर इससे इससे एंगल बनना है इसका, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तो इसका भी तो एंगल तो ये होगा ना, ठीक है ना। चलो पहले एक की बात करते हैं, ठीक है, दूसरा निकाल लेंगे हम। तो आर वेक्टर और ओ ए वेक्टर देखिएगा, आर वेक्टर ये और ओ ए वेक्टर ये, इसके साथ में एंगल बनना है कितना? अल्फा। क्योंकि आर वेक्टर तथा ओ ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है? अल्फा है। अतः ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए मोड बी कोस थीटा से। ये आपने पढ़ा होगा अदिश गुणन में, किसमें पढ़ा होगा? अदिश गुणन में पढ़ा होगा। ए डॉट बी इक्वल टू होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा कितना होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं इसका जो मान निकालूंगा कोस अल्फा का, वो इसके थ्रू निकालूंगा, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा से। तो कोस थीटा यहां से होता है ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, लेकिन मुझे निकालना है आर वेक्टर और ओ ए वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा के लिए कोस अल्फा। इसलिए कोस अल्फा कितना हो जाएगा? क्योंकि हमने थीटा लिया था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो यहां से निकला था कॉस थीटा इतना। तो हम निकालना है कॉस अल्फा, तो अल्फा है इन दोनों के बीच का एंगल। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ओ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन ओ ए वेक्टर का मापांक इनटू आर वेक्टर का मापांक। तो कॉस अल्फा बनेगा प्यारे बच्चों, देखिएगा ओ ए कितना है हमारा? ए आई है, ए आई डॉट ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन ओ ए का मापांक कितना होगा? ए इंटू आर वेक्टर कितना मापांक होगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इधर कर रहा हूं इसको। तो क्योंकि हमने cos अल्फा को एल माना था, एल इक्वल टू cos अल्फा, एल इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू
ए आई डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देखो आई डॉट आई 1 होता है, इसलिए ए की गुणा ए में होगी तो ए स्क्वायर आएगा, अपॉन में ये ए है, और रूट के अंदर कितना है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से निकले आपका cos अल्फा इक्वल टू, एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमारा एल की वैल्यू निकल के आ चुकी है, एल इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार नोट करें जरा इसको, तो लिख देंगे हम इसी प्रकार cos बीटा m बराबर cos बीटा था, cos बीटा किससे बनना है, cos बीटा यानी बीटा इक्वल बनना है बाई एक्सिस के साथ में, तो बाई की डायरेक्शन में वेक्टर कितना हमारा बीजे, तो यहाँ कितना आएगा बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही n का मान निकालेंगे cos गामा, तो cos गामा कितना होगा c अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम बनता है यहां से, दिक को जाऊं में पारस्परिक संबंध क्या रिलेशन है, ये होता है जी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करेंगे हम यहां से, कैसे देखिए, एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ निकाली थी हमने, एल इक्वल टू ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना आएगा, एल ए स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर करेंगे तो यार रूट हटेगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना एलसीएम आएगा से, एलसीएम मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पहले पद में ए स्क्वायर है, दूसरे पद में बी स्क्वायर है, तीसरे में सी स्क्वायर, जितना ऊपर उतना नीचे, कैंसिल हुआ एक बार। यही तो प्रूफ करना है हमको, ठीक है, नोट करिएगा, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं इसको। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, दिक कोज्जाएं सीख ली हमने। दिक कोज्जाएं क्या होती है मैंने आपको पूरा डीपली बता दिया है। दिक कोज्जाएं होती हैं किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनते हैं उनकी कोज्जा निकालना ही क्या कहलाती है, उस सदिश की दिक कोज्जाएं कहलाती है। ठीक है ना, मैंने प्रूफ भी आपको करके दिखा दिया है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सदिश एग्जाम्पल लेने इसका एक हम, सदिश आर वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j प्लस 4k की दिक कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। दिक कोज्जाएं ज्ञात कीजिए, तो हमें दिक कोज्जाएं निकालनी है इसकी। कैसे निकालेंगे, वही चीज है बिल्कुल, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका।
तो लिखेंगे, चूंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम, आर वेक्टर कितना है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। मापांक निकालेंगे इसका आर वेक्टर का, कितना आएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं इस बात को, यदि आर वेक्टर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो एल बराबर कॉस एल्फा ये होगा एक्स अपॉन मॉड आर। जो नीचे वैल्यू थी वो किसकी थी, मॉड आर की तो वैल्यू थी वो। ऐसे ही एम का मान निकालेंगे कॉस बीटा इक्वल टू बाई अपॉन मॉड आर। एन का मान निकालेंगे कॉस गामा जेड अपॉन मॉड आर। लेकिन मैंने क्या लिया था, ए बी सी दिए थे हम इसमें, तो यहाँ पर ए अपॉन मॉड आर, बी अपॉन मॉड आर, सी अपॉन मॉड आर, ये भी कह सकते हैं अगर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर होगा तो। ठीक है, तो हमें निकालनी आर वेक्टर की दिक् कोज्जाएं, आर वेक्टर की दिक् कोज्जाएं निकालनी है हमको। तो कैसे निकालेंगे, एल बराबर कॉस अल्फा इक्वल टू, बताइए एक्स क्या था आई का गुणांक, तो वैसे ही आई का गुणांक यहाँ पर 2 है, अपॉन मॉड आर लेंगे तो 2 अपॉन आएगा मॉड आर कितना निकला हमारा, जरा बताइए इसको। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 4 29 आ गया। तो अंडर में कितना आ गया 29। एम का मान निकालो कॉस बीटा इक्वल टू, अब क्या लेंगे कॉस बीटा में बाई, बाई कैसा है हमारा जी का गुणांक है, कितना यहाँ पे 3, 3 अपॉन रूट 29। ठीक है, चाहे तो एक बार लिख लो इसको, कितना 3 अपॉन मॉड आर, तो 3 अपॉन रूट 29। एन का मान निकालेंगे कॉस गामा, यानी कि कितना है के का गुणांक 4 अपॉन मॉड आर, तो 4 बटे अंडर रूट 29 आ गया। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की दिक् को जो है निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैं कंपेयर बता रहा हूं उसको। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बुक से। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, एक बिंदु दिया है अल्फा बीटा गामा, उसकी बाई अक्ष दूरी पूछी है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, जो मैंने बनाया था इस तरीके से डायग्राम, यहाँ जो पॉइंट था ये एक्स ए बी सी था हमारा, ए दूरी किस पर थी, एक्स एक्स पर थी इस तरीके से, है ना, बाई पर थी बी दूरी, यहाँ ए थी, बाई पर थी बी दूरी, और जेड पर थी सी दूरी, इस तरीके से। ठीक है, ये सी डिस्टेंस थी हमारी। अच्छा, अब जवाब देना आपको, अगर मैं ए बी सी को अल्फा बीटा गामा कह दूं, क्या कह दूं उसको मैं, अल्फा बीटा गामा, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा, ये बन जाएगा बीटा, ये बन जाएगा गामा। ठीक,
अब आपसे ये पूछ रहा है बाई अक्ष से दूरी कितनी है इस वाले पॉइंट की। तो बच्चा बाई अक्ष हमारा कहाँ है, यही तो है, यानी यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है इसकी। बोलो कितनी होगी, बोलो यहां से दूरी कितनी है इसकी। बाई एक्सिस हमारा ये है, तो इससे ऊपर की तरफ डिस्टेंस देखो हमको निकालनी है, कितनी होगी बताओ जरा। बाई बाई एक्स दूरी निकालनी है इसकी हमें, गामा बाई एक्सिस हमारा तो हमें निकालनी है इस वाले पॉइंट की दूरी बाई एक्सिस से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस जो निकाली जाएगी, हम लेंगे बाई एक्सिस पर इसके संगत बिंदु क्या बनेगा, ये बनेगा इस पर x की दूरी कितनी है 0, y की दूरी कितनी है जरा बताओ, ये बीटा है, ठीक है, और z पर कितनी दूरी है, ऊपर कोई नहीं है 0। तो यहां से निकालेंगे ये डिस्टेंस हम इस तरीके से, ऐसे ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये दूरी कितनी होगी, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट P है, तो हमें AP दूरी निकालनी है। तो निकालिए जरा, कितनी होगी, AP बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो AP डिस्टेंस निकल के आएगी अनरूट के अंदर x1 माइनस x2, कितना x1 0 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और y1 कितना है बीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये 0 माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो क्या आएगी एपी डिस्टेंस, क्योंकि ए पॉइंट कहां पर है, बाई एक्सिस पर है, और पी पॉइंट की हमें दूरी निकालनी है। तो ये कितना हुआ अल्फा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये गामा का स्क्वायर। तो निकल के आएगी डिस्टेंस एपी बराबर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, आंसर। ठीक है, नोट करिएगा इसको। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था बिंदु P जो कि अल्फा बीटा गामा इसके कोऑर्डिनेट हैं, उसकी निकालनी है हमें बाई एक्स से दूरी। इसी प्रकार हम x से निकालेंगे, तो x अक्ष से निकालेंगे तो कितनी आएगी, x अक्ष से दूरी कितनी आएगी, x पर ये वाला पॉइंट है, तो डिस्टेंस हम ये निकालेंगे इस तरीके से, ये दूरी निकालेंगे, है ना। मान लीजिए ये पॉइंट B है, तो BP निकालनी पड़ेगी हमको। BP कितनी होगी अंडरूट के अंदर, भाई इसमें जहां से निकाली थी बाई एक्स पर ये वैल्यू कितनी थी बीटा, ये कैंसिल हो गया था, बीटा माइनस की बीटा। ऐसी एक्स एक्स पर डिस्टेंस कितनी है हमारी अल्फा, तो ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगर निकालनी हमें जेड एक्स से दूरी, तो कितनी होगी, मान लीजिए पॉइंट यहाँ जेड एक्सिस पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है, ये निकालिए मानो डिस्टेंस हमको, कितनी होगी, ये पॉइंट मान लेते हैं सी, तो सी पी दूरी निकालनी है हमको, सी पी बराबर होगी अंडर में कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एक रेखा x, y और z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ में क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होगी। तो हमें दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, दिया है अल्फा बराबर 90 अंश,
बीटा बराबर 60 अंश, गामा बराबर 30 अंश। तो दिक् कोज्या निकालनी है हमको। दिक् कोज्याएं क्या होंगी? एल बराबर होता है कोस अल्फा, तो कोस अल्फा कितना है 90, कोस 90 0 होता है। एम बराबर कोस बीटा, कोस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो कोस 60 होता है कितना 1/2। एन इक्वल टू कोस गामा, कोस गामा कितना हमारा कोस 30, कितना होगा कोस 30 का मान √3/2। यही आंसर है इसकी, नोट करें। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकालनी है हमको। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं हम उसके। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए पॉइंट ए है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हमें -2,4 -5, -2,4, -5। दूसरा बिंदु है बी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हमको 1 2 3। तो हमें क्या निकालनी है? रेखा ए बी की दिक् कोज्या निकालनी है हमको, दिक् कोज्याएं। तो अगर दो बिंदु दिए हमें और वहां दिक् कोज्या निकालनी पड़े, तो वहां पे पहले हमें दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखिएगा पहले। तो पहले निकालेंगे रेखा ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे? दिक् अनुपात को हम ABC मानते हैं, है ना, बराबर ये होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - के z1। ये दिक् अनुपात होते हैं। कितने आए? x2 हमारा 1 है, माइनस के -2, तो 1 - -2, ठीक। दूसरा y2 2 - 4, तो 2 - 4, z2 3 - का 5 है, तो 3 - का 5। कितने आए? ये हुए 1 प्लस के 2, 2 और 1 हो गए 3, 3, 2 - 4 के 2 हुए 3 प्लस के 5, ये 8 हो गए, ठीक है। अब एबीसी का मान निकल के आ चुके हैं, निकालेंगे। दिक् कोज्या है एल बराबर कॉस अल्फा, क्या बताया था मैंने आपको, a/√में a² प्लस b² प्लस c²। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/√में 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। कितने हो गए? 3/√में कितने हो गए? 77 हो गए, 77। m का मान निकालेंगे cos बीटा, ये b/, हो जाएगा रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c²। तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -2/, और इसका मान कितना है 77। n का मान निकालेंगे cos गामा c/√में a² प्लस b² प्लस c²। तो c की वैल्यू कितनी है बच्चा? c की वैल्यू है 8/√में 77। यही इसके आंसर है, नोट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से कई बार बोर्ड में आया हुआ है, मैं बता रहा हूं उसको। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। चलिए क्या है, कह रहा है बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली
रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। चलिए क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप। बिंदु 1, 2, 3 मान लीजिए बिंदु है 1, 2, 3 से जाने वाली, ठीक, इस लाइन का हमें निकालना है समीकरण। बिंदु 1, 2, 3 से जाने जाती है। अच्छा, जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस के 2k सदिश है ये वाला, ये 3i या इधर मान लो उसको, इधर मान लेते हैं, ये 3i प्लस 2j माइनस 2k, इसके समांतर रेखा का हमें निकालना है समीकरण। मान लिया हमने जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उस पर कोई वेरिएबल पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, जिसकी फॉर्म में हमें समीकरण निकालना है। मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए ये बिंदु A है, OA वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। R वेक्टर का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चा ये AP वेक्टर कितना होगा जरा बताओ, AP वेक्टर कितना होगा? AP वेक्टर, क्योंकि AP वेक्टर इसके समांतर है, देखिएगा इस वाले वेक्टर के, इसको B वेक्टर मान लें तो B वेक्टर के समांतर है, तो AP कितना होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। बताओ, हमें पता नहीं है कि इसका ये वेक्टर कितने गुना है, लेकिन इसके समांतर है, तो इसका लैम्डा टाइम्स होगा, यानी कि कोई कांस्टेंट, यानी कोई अचर गुना होगा इसका, ठीक है ना। तो मैंने माने लैम्डा बी वेक्टर, तो कितना होगा? एपी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हमारा है 3i प्लस 2j माइनस के 2k, ठीक। अब हमें निकालना है आर वेक्टर, ये O है, तो आर वेक्टर यानी कि ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर ये क्या है हमारा? आर वेक्टर। कितना होगा? ओपी वेक्टर इक्वल टू का ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। बताओ जरा डायग्राम से है कि नहीं? ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इक्वल टू हमारा आर वेक्टर है कि नहीं? तो आर वेक्टर इक्वल ओ ए कितना जरा बताओ? ओ ए हमारा आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये रहा आपका सदिश समीकरण। क्या है ये? सदिश समीकरण है किसका? रेखा एपी का, यानी बिंदु ए से जाने वाली रेखा का ये सदिश समीकरण है। अगर इसका हमें निकालना है कार्तीय समीकरण, क्या निकालना है इसका? हमें कार्तीय समीकरण निकालना है, यानी एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम आर को एक्स वाई जेड की फॉर्म में रख देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा, यही रेखा का अभीष्ट कैसा है? सदिश समीकरण है, अभीष्ट सदिश समीकरण है। चलिए अब निकालते हैं कार्तीय समीकरण के लिए। कार्तीय समीकरण के लिए आर का जो मान है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमें पुट करना होगा। समीकरण नंबर 1 मान लें इसको। चलिए देखिएगा, समीकरण एक में आर वेक्टर का मान रखने पर रखिएगा, तो आर वेक्टर का मान कितना? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर,
ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टरों को हम ऐड कर सकते हैं। आई के गुणांक अलग कर ले, जे के गुणांक अलग कर ले, के गुणांक अलग कर ले, तो करिएगा। हम देखेंगे आई के गुणांक यहाँ पर 1 है और इसमें आई के गुणांक है 3 लैम्डा। कितना है? 3 लैम्डा। ये गुणांक है आई के। प्लस जे का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस कितना है? 2 लैम्डा, प्लस के 2 लैम्डा। ये किसका है? ये जे का गुणांक है। अब के का बताइए कितना है? यहाँ पे 3 माइनस के 2 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, एक एक गुणांक है। दोनों और कंपेयर करेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना किसकी करेंगे? इधर भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब आई जे के गुणांक कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं गुणांक आई का x है, बराबर में कितना है? 1 प्लस 3 लैम्डा है। तो यहां से बच्चा 3 लैम्डा यानी लैम्डा का मान निकालेंगे। 3 लैम्डा इक्वल टू आएगा x माइनस 1, तो लैम्डा इक्वल टू जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन 3। चलिए अब निकालते हैं y का गुणांक, सॉरी j का गुणांक कितना है? y इक्वल टू कितना होगा? 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा। मैं डायरेक्ट निकालूंगा यहाँ से, लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा? y माइनस के 2 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 2। अब करो z के तुलना, के गुणांक में तुलना। z इक्वल टू 3 माइनस 2 लैम्डा, तो 3 माइनस के 2 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू यहां से निकलेगी z माइनस के 3, z माइनस के 3 अपॉन माइनस 2। तो लैम्डा का मान यहां से, लैम्डा का मान यहां से, लैम्डा का मान यहां से, तीनों को कंपेयर कर दो। लैम्डा के मानों की तुलना करने पर, तुलना करने पर करिए तुलना इसकी, तो कितना आएगा? रेखा का अभीष्ट कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या बनेगा? x माइनस 1 अपॉन 3, ये पहले वाले से मान निकला था, ठीक, बराबर। यहां से निकला था y माइनस 2 अपॉन 2, यहां से निकला था z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। यही इसका कार्तीय समीकरण है, आंसर। सदिश समीकरण ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कार्तीय समीकरण। तो कम से कम 5 नंबर का ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।